हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार आप सभी को। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। तो सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा और गर्म गर्म चाय कॉफ़ी के साथ आज हम लेने वाले हैं करंट अफेयर्स का नाश्ता, यानी कि कह लीजिए कि दैनिक समसामयिकी 5 जून 2021, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए VBI महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारे साथ आप भी पढ़िए करंट अफेयर्स, आप भी फटाफट आंसर दीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स तो हमारे जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सबसे पहले आप लोग को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो आपको पता है कि पर्यावरण दिवस और पर्यावरण का संरक्षण ये दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज तो मैं एक पेड़ लगाने वाली हूँ। आप लोग भी अगर चाहते हैं कि हाँ, इस पर्यावरण में अपना कुछ योगदान देना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी आपकी है, ये पर्यावरण आपका, इसे संतुलित करना आपका कर्तव्य है। आज जो ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम आगे ना हो, पृथ्वी जो है, पर्यावरण जो है, फिर से खुद को संतुलित कर ले। तो इसके लिए आप भी जरूर एक पेड़ लगाइएगा। एक पेड़ लगाने से आपका बहुत ज़्यादा योगदान जाएगा पर्यावरण में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत दुर्घटना का शिकार होकर डूब गया। किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत था जो कि दुर्घटना का शिकार होकर डूब गया। जैसा कि युद्धपोतों के डूबने की घटनाएं तो आती ही रहती है, तो बताइएगा अभी। तो ऑप्शन है, देखिए, ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी है ओमान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ईरान। इसका राइट आंसर है ईरान। ईरान का ही सबसे बड़ा युद्धपोत था जो कि दुर्घटना का शिकार हो गया। ये एक प्रकार से वैसा युद्धपोत था जो अन्य युद्धपोतों को सामग्री, खाना पीना ये सब उपलब्ध कराता था, यानी ये दूसरों की भलाई करता था, लेकिन खुद डूब गया। तो देखिए, अब इसके बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि चर्चा का कारण क्या था। तो ईरानी नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत में आग लग गई। नौसेना आपको पता है, और यह ओमान की खाड़ी में डूब गया। ओमान की जो खाड़ी थी वहां पे ये डूब गया। इसका नाम खाड़ी था, इसका नाम भी खाड़ी ही था। ये जो युद्धपोत था इसका नाम भी खाड़ी था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यह बेड़े में अन्य पोत को आपूर्ति करता था तथा प्रशिक्षण अभ्यास में भी हिस्सा लेता था। यह युद्धपोत जो खाड़ी था, यह ओमान की खाड़ी में जस्क बंदरगाह के पास ईरान में डूब गया। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। जस्क बंदरगाह के पास ये डूब गया था। उसके बाद देखिए, खाड़ी का नाम एक द्वीप के नाम पे रखा गया था। यह एक ओल क्लास टैंकर था। अब देखिए, ओल क्लास का क्या मतलब होता है? एक ऐसा नेवी जहाज जो ईंधन, भोजन और ताजा पानी और अन्य चीजों की आपूर्ति करता हो दूसरे छोटे छोटे जहाजों को। चूंकि आपको पता है कि नेवी के जो सारे जहाज होते हैं सबकी उतनी क्षमता नहीं होती है, तो जो बड़े जहाज होते हैं, जो ओल्ड क्लास टैंकर होते हैं, वो उनके द्वारा सभी को अवेलेबल कराया जाता है, भोजन, ईंधन, ये सारी चीजें। तो लेकिन यही डूब गया है इस बार। तो ये ओमान की खाड़ी में डूबा और ईरान का ये एक युद्धपोत है। तो ये इसके लिए कुछ विशेष हो गया, ये आपको मैंने बता दें, तो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए, चूंकि आपको पता है कि ये जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये सब जो भी बातें होती है ये डिफेंस से रिलेटेड होते हैं और इनसे क्वेश्चन डिफेंस में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के फैक्ट्स के व्यू से। तो देखते हैं, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत दुर्घटना का शिकार होकर डूब गया। तो ये ईरान, जो हमने अभी पढ़ा था। अब देखिए, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर पर मेडिकल ICU बनाया गया। ये किसने बनाया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा बनाया गया है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पर मेडिकल ICU, मेडिकल की सुविधा। उसके बाद देखिए, जो पॉइंट है, NSA प्रमुख अजित डोभाल ने किस तटीय गश्ती पोत को कमीशन किया है? तो इसका नाम है सजग। आपको पता है कि भारत के जो सुरक्षा बल है, यानी कि अजित डोभाल जो, तो वो अब तटीय गश्ती पोत को कमीशन किया गया है जिसका नाम है सजग। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक 21 मई को सेवा मुक्त किया गया, INS राजपूत। INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया 21 मई को, और ये भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक रह चुका है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक जो कौन था? INS राजपूत था, जिसे हाल ही में सेवा मुक्त किया गया। फिर देखिए, किस जहाज को कंबोडिया के सिहानोकबिले बंदरगाह पर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए भेजा गया? INS क्लिंटन को। ये ठीक है, लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप इसे ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए, INS जलास ब्रुनेई और सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर सहित महत्वपूर्ण कोविड राहत सामग्री के साथ विशाखापट्टनम पहुंचा। यह किस मिशन के तहत गया था? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु। INS जो जलास ब्रुनेई और सिंगापुर में ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर लेके गया था कोविड-19 की सामग्री के लिए, तो ये किस योजना के तहत, किस मिशन के गया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु मिशन। चूंकि आपको पता है कि कोई भी काम किया जाता है सरकार के द्वारा तो कोई ना कोई मिशन, कोई ना कोई योजनाओं के माध्यम से ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2
2 है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है तो बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 3 जून, ऑप्शन सी है 4 जून और ऑप्शन डी है 7 जून। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 जून को तो पर्यावरण दिवस है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है 3 जून। ये 3 जून है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून है। देखिए ये मेरा डाल दिया गया है तो आप देख लीजिएगा, मन होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया ये कब मनाया गया है? तो ये 3 जून को मनाया गया है। अब देखते हैं 3 जून के बारे में, यानी कि विश्व साइकिल दिवस के बारे में। तो आपको पता है कि साइकिल की लोकप्रियता जो है बहुत पहले से ही रही है। जैसा कि महात्मा गांधी खुद साइकिल चलाते थे, महात्मा गांधी खुद साइकिल चलाते थे और लोगों को भी उसकी तरफ प्रेरित करते थे, कहते थे कि साइकिल चलाना जरूरी है। जैसे कि दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सामूहिक सवारी का आयोजन करके विश्व स्तर पे मनाया जाता है 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। और 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है यूएनजीए ने 3 जून को साइकिल की विशिष्टता, दीर्घायु और बहुमुखी प्रतिभा के उत्सव के रूप में मनाने के लिए विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया। तो आपको इसमें ये चीजें याद रखनी है कि ये किसके द्वारा और कब से स्टार्ट किया गया। तो 2018 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 जून से, तो 2018 से इसका स्टार्टिंग किया गया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए यह दिन साइकिल को परिवहन के एक किफायती, विश्वसनीय, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ साधन के रूप में भी उजागर करता है, क्योंकि वो किसी भी वायुजनित प्रदूषक, धुएं, ग्रीन हाउस गैस, इन सब का उत्पादन नहीं करता है और कार्बन जो फुटप्रिंट को कम भी करता है, यानी कि जो देशों के कार्बन फुटप्रिंट है इन्हें भी ये कम करता है। तो आपने मैं जब छोटी थी तो आप लोगों ने भी देखा होगा, एक एड आता था, टीवी पे एक ऐड आता था जिसमें कि एक व्यक्ति ट्रैफिक में फंसा होता है और वो गाड़ी की चाबी को ऑन रखता है। तो उसमें से उसका बेटा बोलता है कि पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोलूंगा। तो उसके पिताजी बोलते हैं ऐसा क्यों? तो उसमें उसने बताया कि जब आप लोग इस तरह से ईंधन बर्बाद कर रहे हैं, सारे पेट्रोल डीजल बर्बाद कर दोगे तो आगे चल के तो लोग साइकिल ही नहीं चलाएंगे, तो क्या करेंगे? साइकिल की दुकान खोल। इसका साफ साफ मतलब है कि साइकिल एक ऐसा साधन है जो कि बिना किसी संसाधन, यानी कि बिना कोयला, पेट्रोलियम, कुछ भी वैसा ईंधन नहीं रहे फिर भी चलाया जा सकता है। इसलिए साइकिल की उपयोगिता मानव जीवन में महत्वपूर्ण है। और देखिए एक और पॉइंट है कि एम्स्टर्डम में सभी यात्रियों में से 40% लोग काम पर जाने के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं। ये एक फैक्ट भी है कि 40% लोग जो है एम्स्टर्डम में काम कर जाने के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं। यहाँ तो एक बड़ा सा काम हो गया तो बस कार में घूमना है। और देखिए इसके लिए कि ये भी अभियान चलाया गया था कि जो लोग जो जाएंगे वो एक गाड़ी अगर है, सोसाइटी से एक गाड़ी जा रही है उसी ऑफिस में, तो सारे लोग उसमें जाएंगे। इस तरह का अभियान भी चलाया गया था, पर मानते कौन है लोग। अब देखिए मई माह के महत्वपूर्ण दिवस, मैं आपको महत्वपूर्ण दिवस तो करा ही चुकी हूँ सारा, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। 2 मई को हास्य दिवस। 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10 मई मातृ दिवस, यानी कि मई जो महीना होता है उसके सेकंड संडे को मातृ दिवस, मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है 10 मई को। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई को क्या मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस। और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू विरोधी दिवस, यानी तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अब देखिए 1 मई को अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है, अगर साइंस के क्षेत्र से देखा जाए तो। साइंस के क्षेत्र से 1 मई को अस्थमा दिवस। 8 मई को थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 8 मई को यहाँ रेड क्रॉस दिवस मनाया जा रहा था, इसीलिए साइंस के दृष्टिकोण से 8 मई को थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। और 17 मई को विश्व उच्च रक्त दिवस। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यदि इन्वायरमेंट की बात करें, पर्यावरण की बात करें, वायुमंडल की बात करें, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। ये 22 मई आप ध्यान में रखेंगे। 22 मई जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मार्च, ये सारी चीज आपको मैंने बताया था। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस। और फिर जून के बारे में देखते हैं तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को तेलंगाना राज्य दिवस, क्योंकि आपको पता है कि तेलंगाना का गठन जो हुआ 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था, इसीलिए आपको याद रखना है कि तेलंगाना राज्य दिवस 2 जून को मनाया जाता है। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। और 5 जून आज
पर्यावरण दिवस। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि हाल ही में इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए। इजराइल के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो किन्हें बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर ए है इसाक हर्जोग, ऑप्शन बी है पेनपात तेसेरिग और ऑप्शन सी है गिलर्मो लासो, ऑप्शन डी है बशर अल असद। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसाक हर्जोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसाक हर्जोग को बनाया गया है इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में। अब ये देखते हैं कि इसके पहले राष्ट्रपति कौन थे और इसमें क्या बातें और विशेष है जानने को। तो इसाक हर्जोग जो है अनुभवी राजनीतिज्ञ इसाक हर्जोग को इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। आप उसको ये ध्यान में रखेंगे कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, हैं तो 11वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया। वह अगले महीने मौजूदा राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन का स्थान लेंगे, यानी कि इससे पहले राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं, तो रूबेन रिवलिन अभी जो राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में जिनका कि स्थान ये इसाक हर्जोग लेंगे तो वो है रूबेन रिवलिन। उसके बाद देखिए उनका 7 साल का कार्यकाल 9 जुलाई को से शुरू हुआ था, 9 जुलाई से, यानी कि आपको इससे एक बात पता चल गई कि ये जो इजराइल है वहाँ में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कितने का होता है, तो 7 वर्ष का होता है, जैसा कि हमारे भारत में 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में वह यहूदी एजेंसी एक गैर लाभकारी संगठन के प्रमुख है। अब देखिए इजराइल के बारे में कुछ बातें हैं कि यह भूमध्य सागर पर स्थित एक मध्य पूर्वी देश है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, और इसकी राजधानी यरूशलेम और मुद्रा इजरायली शेकेल है। मुद्रा क्या है इसकी, इजरायली शेकेल, और राजधानी यरूशलेम है। और बेंजामिन नेतन्याहू देश के प्रधानमंत्री हैं, बेंजामिन नेतन्याहू देश के प्रधानमंत्री। देखिए जो भी देश चर्चा में रहता है, जैसे आप अगर 2020-21 के बारे में बात करें, 21 के बारे में कुछ मंथ में, तो जो भी कंट्री चर्चा में रहता है उससे रिलेटेड मुद्रा, उससे रिलेटेड राजधानी, उसके प्रधानमंत्री, उसके राष्ट्रपति ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो रिलेटेड नहीं है उससे भी पूछ लिया जाए, यानी जो चर्चा में नहीं। तो आपको वैसे तो वो सारी चीज़ जीके के रूप में याद रखना है, लेकिन जो विशेष तौर पे याद रखना है करंट अफेयर्स के तौर पे, तो वो जो चर्चा में आते हैं उनकी सारी चीज़ें, उनकी राजधानी, उस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुद्रा, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए चुना गया। डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए किसे चुना गया, तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है RS सोढ़ी, ऑप्शन बी है TV नरेंद्रन, ऑप्शन सी है जगजीत पवाडिया और ऑप्शन डी है JB महापात्र। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है कि डेयरी इंटरनेशनल फेडरेशन के लिए जिसे चुना गया तो वो है RS सोढ़ी, ऑप्शन नंबर ए RS सोढ़ी। ये देखिए इनका फिगर है RS सोढ़ी का और इन्हें चुना गया। अब देखिए RS सोढ़ी के बारे में कुछ बात करते हैं। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF ने 1 जून को आयोजित आम सभा के दौरान सर्वसम्मति से भारत में अमूल ब्रांडेड उत्पाद बेचने के लिए RS सोढ़ी प्रबंध निदेशक गुजरात कॉरपोरेशन मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड को अपने बोर्ड में चुना गया। आपको पता है कि जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित था, कौन सी क्रांति संबंधित थी, ये उजली क्रांति जिसे आप कह सकते हैं, दुग्ध उत्पादन के लिए सफ़ेद क्रांति जिसे कहा जाता है, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। और इसके अगर जनक की बात की जाए तो वर्गीज कुरियन जो थे जनक के रूप में माने जाते हैं और 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखिए इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बारे में कुछ बात करते हैं। तो IDF एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संघ है और वैश्विक डेयरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह फेडरेशन सुनिश्चित करता है कि सही नीतियां, मानक प्रथा, विश्व मानव डेयरी उत्पादों के उत्पादन की निगरानी करें। और देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई, तो 1930 ईस्वी में हुई इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की स्थापना। अब देखिए नियुक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, किसकी नियुक्ति कहाँ की गई। तो डेयरी फेडरेशन के लिए तो RS सोढ़ी की गई। CRPF के DG कुलदीप सिंह, ये मैंने कल भी आपको बताया था, को किसका अतिरिक्त प्रभार मिला है, तो NIA का CRPF के जो कुलदीप सिंह है महानिदेशक, इन्हें किसका पदभार अतिरिक्त मिला है, NIA का। और देखिए दुनिया के सबसे बड़े लूव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, लॉरेंस डेस्कॉर्स, पेरिस फ्रांस की, भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद वियना स्थित INCB के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो जगजीत पवाडिया को। और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के मुख्य अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो TB नरेंद्रन को। इससे पहले उदय कोटक थे। तो ये सारे पॉइंट कल मैंने आपको बताया था। तो आज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित भाषण 4 द्वीप किस देश में स्थित है। चर्चा में रहा भाषण 4 द्वीप, ये किस देश में स्थित है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है जावा और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि भाषण 4 द्वीप किस देश में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पड़ोसी देश, और जैसा कि आपको मैप से भी दिखाई दे रहा है तो ये बांग्लादेश है। यानी भाषण 4 द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये बांग्लादेश में स्थित है। देखिए जैसे आप यहाँ पे मैप
तो अब चलिए बांग्लादेश के बारे में 2-4 बातें जान लेते हैं। वैसे तो बांग्लादेश के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताई हूँ और बांग्लादेश तो इम्पोर्टेंट पार्ट भी है क्योंकि हमारे देश का पड़ोसी है। तो हाल ही में बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित एक चक्रवात प्रवण भारत भाषण 4 द्वीप पर रहने वाले लायक हालातों को लेकर कई हजार रोहिंग्यों ने अनियंत्रित विरोध प्रदर्शन किया है और दिसंबर के बाद बांग्लादेश द्वारा 18,000 शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में स्थित एक गाद निर्मित एवं निम्नस्थ भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित किया जा चुका है, जहां ये लोग मलिन और तंग परिस्थितियों में रहते हैं। वहां की हालत जो है लोगों की वो अच्छी खासी नहीं है। भाषण 4 फ्लोटिंग आइलैंड, जिसे 4PI या थैंगर 4 आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश के हटिया में स्थित एक द्वीप है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, 4PI या थैंगर 4 आइलैंड के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के हटिया में स्थित देश। वहाँ के जो रोहिंग्या होते हैं वो हमेशा परेशान होते हैं। अभी से कुछ साल पहले भी आपने सुना होगा कि कई शरणार्थी, कई रोहिंग्या भारत आए थे, अन्य भी देश गए थे, तो वहाँ की जो स्थिति होती है अच्छी नहीं होती है। तो अब देखिए, रोहिंग्या म्यांमार के कई जातीय अल्पसंख्यकों में से एक समुदाय है जिसमें अधिकांश आबादी मुस्लिम है। इस समुदाय के लोगों को म्यांमार द्वारा पूर्ण नागरिकता नहीं दी गई, इसीलिए इधर से इधर भटकते रहते हैं। इनके पास कोई मुख्य आसरा नहीं है जीवन व्यतीत करने का, जीने का। अब देखिए कुछ प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 2021 का पहला अटलांटिक तूफान का नाम क्या था? तो एना। 2021 का ये करंट अफेयर्स है। पहला अटलांटिक तूफान का नाम एना था। हाल ही में चर्चित शब्द माइस रेन क्या है? ये चूहे की आबादी में वृद्धि करने वाला। ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेग फैला है उसमें चूहे की आबादी में वृद्धि करने वाला ये माइस रेन है और ये चूहे की वजह से ऑस्ट्रेलिया में प्लेग फैला है। और ये चूहा के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा था कि एक जहाज पे जब ये चूहे गए थे तो पता चला कि उस जहाज के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे प्लेग की वजह से मर गए और ये चूहा जिस कंट्री में पहुंचा वहाँ भी प्लेग फैल गया। तो बहुत भारी मात्रा में महामारी का एक कारण होता है चूहा। ये चूहा जो आम घरों में होता है ये नहीं, कुछ हटके होता है ये चूहा। अब देखिए हाल ही में चर्चा में रहा बिचकोम्बे क्या है? ये उल्का पिंड का टुकड़ा है। चर्चा में रहा बिचकोम्बे, ये क्या है? तो उल्का पिंड का एक टुकड़ा है, इसे भी याद रखेंगे। और हाल ही में ज्वालामुखी पर्वत न्यारागोंगो में विस्फोट हुआ है। ये कहाँ स्थित है? तो ये कांगो में स्थित है। कांगो में न्यारागोंगो पर्वत है, ये ज्वालामुखी पर्वत, जिसमें कि अभी हाल ही में विस्फोट हुआ। अब देखिए बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर में आया एक नया चक्रवाती तूफान कौन सा था? यास चक्रवात। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे, बहुत ज्यादा तूफान आया। मैंने तो इसका वीडियो भी शूट करके रखा है क्योंकि बिहार में भी इसका काफी प्रभाव देखा गया। उसके बाद देखिए निसर्ग चक्रवात कब आया था? तो 2020 में महाराष्ट्र में। और तोकते चक्रवात कब आया? तो 2021 में ये आया, अरब सागर से संबंधित है। तो ये करेंट का पार्ट है, तो आपको चक्रवात से भी याद रखना है सारे क्वेश्चन। अब देखिए ये तो कुछ बातें हैं उसी के बारे में, यानी कि हमने जो अभी पढ़ा है बांग्लादेश के बारे में, तो उससे रिलेटेड रोहिंग्या समुदाय से संबंधित होता है। आप इसे पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरुआत किया? जैसा कि तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति का शुरुआत किया? एक समय तो तिलहन के उत्पादन के लिए पीली क्रांति हुई थी, लेकिन अभी देखते हैं कि कौन सी योजना का, कौन से कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। तो चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है बीज मिनी किट कार्यक्रम, ऑप्शन ए है बीज मिनी किट कार्यक्रम, ऑप्शन बी है बीज वितरण कार्यक्रम, ऑप्शन सी है बीज स्वास्थ्य कार्यक्रम और ऑप्शन डी है बीज दैनिक कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर होगा बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर है बीज मिनी किट कार्यक्रम। बीज मिनी किट कार्यक्रम है जिसमें कि तिलहन और दलहन के उत्पादन को तेजी से वृद्धि किया जाएगा, तेजी से बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। तो अब देखिए इसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं बीज मिनीकिट कार्यक्रम के बारे में। तो केंद्रीय कृषि मंत्री, आपको पता है नरेंद्र सिंह तोमर जो है अभी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, किसानों को तिलहन और दलहन की अधिक उपज देने वाली किस्मों की बीज वितरित करने के एक बीज मिनीकट कार्यक्रम का शुरुआत किया। यानी कि इसमें ये बीजों को वितरित करेंगे, किसानों को उन्नत किस्म के बीज देंगे। और इसके अलावा यह कार्यक्रम खेतों में नई किस्मों के बीजों को पेश करने के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में शुरुआत किया जाएगा। यानी नई बीजों को पेश करना है जिससे कि देखना है कि उपज पे क्या प्रभाव पड़ता है। और ये बीज जो है प्रतिस्थापन दूर करने में, बढ़ाने में भी मदद करेगा, प्रतिस्थापन दर बढ़ाने में मदद करेगा। और यह मिशन तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कृषि से संबंधित। तो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? पुणे में। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पुणे में। ये आपका स्टार मार्क क्वेश्चन आप जरूर ध्यान में रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा बाओ धान। बाओ धान किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है बाओ धान, ध्यान में रखना है आपको।
उसके बाद हाल ही में चर्चा में रहे DSR तकनीक जो है ये क्या है, तो ये धान की सीधी बुआई से संबंधित है। धान की सीधी बुआई से कौन से संबंधित है, तो DSR टेक्निक जो है ये रिलेटेड है। अब देखिए एक पॉइंट है कि किस प्रकार के इथेनॉल को गुड़, गन्ना, चुकंदर, सोरगम और खाद्य तेल के बीज से बनाया जाता है, तो 1G इथेनॉल। ये एक प्रकार का इथेनॉल है जो कि प्राकृतिक चीज़ें जैसे नेचुरल चीज़ें गुड़, गन्ना, चुकंदर, ये जो मीठी पदार्थ हैं इनसे बनाया जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे 1G इथेनॉल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किसने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। ब्रिक्स विदेश मंत्री जो हैं उनकी बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो आप देखेंगे नंबर 1 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 ग्रेस नालेदी मंदिसा, ऑप्शन बी है सरगेई लावरोव, ऑप्शन सी है वांग यी और ऑप्शन डी है डॉक्टर एस जयशंकर। चूंकि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि विदेश मंत्री की बैठक की अध्यक्षता हुई, तो आपको पता है कि जो विदेश मंत्री होंगे वही तो विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो हमारे देश पे जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं वो डॉक्टर एस जयशंकर है। वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर है और इन्होंने ही बैठक किया है विदेश मंत्रियों की, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की इन्होंने अध्यक्षता किया है। तो चलिए इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो ये 2021 में होगा 13वां जो शिखर सम्मेलन है और इसकी मेजबानी करेगा भारत। इसकी मेजबानी हमारा देश भारत करेगा। और किस देश ने ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की 7वीं बैठक का वर्चुअल मेजबानी किया है, तो ये भी भारत। आप ध्यान में रख भी सकते हैं पर इंपॉर्टेंट ज़्यादा वो है। देखिए G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की, तो इटली ने, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हाल ही में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो स्वास्थ्य जहाँ भी आएगा तो ये आएगा डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड डॉक्टर हर्षवर्धन। और G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की जाएगी। अब देखिए पहली ब्रिक्स EWG की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये नई दिल्ली में। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में पुणे स्थित CSIR NCL द्वारा प्राकृतिक तेलों का उपयोग कर जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी तकनीक विकसित की गई है, तो आप बताएंगे कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए, कीटाणु से मुक्त करने के लिए प्राकृतिक तेल का उपयोग कर पुणे स्थित CSIR NCL ने कौन सी तकनीक विकसित की है, तो ऑप्शन ए है स्वास्तिक, ऑप्शन बी है सजग, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी है शुद्धि। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है स्वास्तिक, इसका जो राइट आंसर है स्वास्तिक। इस तरह से स्वास्तिक बनाया जाता है हमारे घरों में, पूजा स्थलों में, तो ये एक अलग चीज़ हो गई। और अभी जो ये स्वास्तिक की बात की जा रही है तो ये है कीटाणु रहित करने के लिए, यानी जल को कीटाणु रहित करने के लिए ये किया जा रहा है। तो देखिए स्वास्तिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले तो CSIR इसका फुल फॉर्म जानते हैं, तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, नेशनल NCL जो है ये नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक योजना की लॉन्च की। अब उसके बाद देखिए स्वास्तिक के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो पानी से होने वाली बीमारियों का कारण बनने वाले रोगजनक सूक्ष्मजीवों को हटाने के लिए पानी कीटाणु रोधन आवश्यक है, यानी कि पानी से सारे कीटाणुओं को हटाना आवश्यक है। आप देखते हैं घर में RO लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, किस लिए, क्योंकि वो जो कीटाणु आ रहे होते हैं उसे समाप्त करने। जो RO में होता है उसमें एक तरह का कैंडल लगा होता है जो कि पराबैंगनी किरणें जिस तरह से सोखती है, तो उसी प्रकार से एक फिल्टर कैंडल लगा होता है जिसके माध्यम से कि वो जो खराब पानी होता है जिसमें कीटाणु जनित पानी होता है वो कहीं और गिर जाता है और हमें शुद्ध पानी पीने को मिलता है। तो आपको ये भी पता है कि क्लोरीन मिलाया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए, तो यही बातें इसमें दी हुई है। अब देखिए स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ये विधि सस्ते में हानिकारक बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी उपभेदों को खत्म कर सकती है। और जीवन मिशन के तहत भारत सरकार का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल हर जल घर सुनिश्चित करना है। 15 अगस्त 2019 को ये योजना मैं आपको बता चुकी हूँ। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि हर घर में जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। माना कि इस जल का दुरुपयोग भी हो रहा है कहीं कहीं। मैंने देखा है कि जब नल टूट जाते हैं तो उसके लोग नए लगवाते नहीं हैं, जिसकी वजह से कि पानी का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा
रहा है, लेकिन देखिए धीरे धीरे शायद सब सही हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में चर्चित लाल पर्यटन किस देश से संबंधित है। ये जो लाल पर्यटन है किस देश से संबंधित है, तो बताइएगा आप लोग। तो आपको ये जो सैम्बल दिख रहा होगा इससे कुछ कुछ तो अनुमान लग गया होगा। अब चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी है फिलीपींस। तो आप लोग बताइएगा कि लाल पर्यटन का संबंध किस देश से है। तो ये है ऑप्शन सी, यानी कि चीन से संबंधित है। लाल पर्यटन का संबंध चीन से है। लाल पर्यटन का संबंध किससे है, चीन से। और ये चर्चा में रहा। 2021 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है CCP की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर चीन द्वारा लाल पर्यटन की शुरुआत की गई, जिसमें कि लोगों को उन स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था जहां की इस पार्टी से रिलेटेड, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के रिलेटेड से इतिहास और सांस्कृतिक महत्व है। जैसा कि अगर अभी बीजेपी की अगर बात की जाए तो कहाँ पे इसका ऐतिहासिक महत्व है, तो आपको पता है कि नरेंद्र मोदी का गुजरात में बहुत ज़्यादा ही उनका सब कुछ रहा। वो पहले वहाँ मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो अगर इस तरह का कार्यक्रम भारत में कहीं चलाया जाता है तो कहा जाएगा कि गुजरात दर्शन किया जाए, क्योंकि गुजरात वैसे भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दिया गया है और भी चीज़ें हैं जिससे कि वो इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह से वहाँ जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है तो उनके लिए उनके जो महत्व है इसको बताने के लिए वैसे जगह का इसमें पर्यटन कराया जाएगा जहाँ की उसकी ऐतिहासिक और संस्कृति जुड़ी हुई है। अब देखिए झेंजियांग में नन्ह झील, पूर्वी झील और माओ डेंगोग का जन्म स्थान उन स्थानों में से है जिन पर चीन प्रकाश डाल रहा है। देखिए ये सारी चीज़ें इसमें कुछ कुछ बातें बताई गई है। तो रेड टूरिज्म भारी राजस्व पैदा कर रहा है, जो बदले में कोविड-19 महामारी के बीच चीन के आर्थिक उछाल को बढ़ावा दे रहा है। चीन की जो आर्थिक उछाल है उसे बढ़ावा देता है। ये लोगों की आधुनिक चीन की स्थापना के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बलिदान को याद करता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड है। आपको इसमें इतना ही याद रखना और बाकी CCP ये फुल फॉर्म याद रखना। 100वीं वर्षगांठ पे ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में है क्या, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि WHO ने किस देश में बनी, 1 सेकेंड, हाँ तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है WHO ने किस देश में बनी वैक्सीन सिनोवैक को मंजूरी दिया है। सिनोवैक वैक्सीन जो बनाया गया है ये किस देश के वैक्सीन है और इसे WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन है ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि चीन के जो वैक्सीन है सिनोवैक, जिसने की बीमारी बनाई उसी ने वैक्सीन बनाई और वैक्सीन शायद अच्छा बना दिया है, इसीलिए WHO ने इसे मंजूरी दे दिया है सिनोवैक वैक्सीन को। और आपको पता है कि भारत की जो 2 वैक्सीन थी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों को भी मंजूरी प्रदान की गई थी, जिसमें कि कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा पुणे द्वारा किया गया, जबकि कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी के द्वारा दिया गया। तो ये दोनों कंपनी की जो वैक्सीन है इन दोनों चर्चा में है और लोगों को यही वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ तो चीन के बारे में हो गया। अब चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो किया है 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए इसके इस्तेमाल की सिफारिश की थी, यानी कि जो लोग 18 साल से ऊपर हो चुके हैं सिर्फ वही उसका इस्तेमाल करें, ऐसी सिफारिश WHO के द्वारा की गई। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए 2 खुराक निर्धारित की जाएगी, जिसमें शॉट्स के बीच 2 से 4 सप्ताह का अंतराल होगा। अभी भी हमारे देश में जो वैक्सीन दिया जा रहा है उसमें इसके 2 डोज दिए जा रहे हैं, जिसमें कि पहले तो सप्ताह का अंतर था, फिर मंथ का अंतर हो गया और अब कुछ महीनों बढ़ा भी दिए गए हैं। तो देखिए WHO द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकृत अन्य टीके जैसे फाइजर और बायोएनटेक, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना के टीके भी लगाए गए हैं। ये कोरोना वैक्स जो है या सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन एक निष्क्रिय वायरस कोविड-19 वैक्सीन है। इसे चीनी कंपनी सिनोवैक बायोटेक द्वारा विकसित किया गया। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि चीनी जो कंपनी कौन सी है, सिनोवैक बायोटेक, इसी के द्वारा सिनोवैक वैक्सीन का निर्माण किया गया। अब देखिए रोग से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में जो बनी वैक्सीन मैंने भी आपको बताया कोविशील्ड और कोवैक्सीन, अमेरिका में बनी वैक्सीन कौन थी, फाइजर, और रूस में बनी वैक्सीन कौन थी, स्पुतनिक, और सबसे पहले इसे अनुमति दी गई थी। अब देखिए यूनिसेफ ने किसके साथ वैक्सीन आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो मॉडर्ना के साथ, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हाल ही में ICMR ने किस टेस्ट को मंजूरी दी है, तो पेन बायो टेस्ट किट को मंजूरी दी है। और उसके बाद है नेक्स्ट कि किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 वायरस में प्रमुख प्रोटीन
संरचना का खुलासा किया है? तो IIT मंडी द्वारा। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। इससे पहले जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, ये भी कार्यकारी अध्यक्ष, बॉडी के अध्यक्ष रह चुके हैं WHO के। उसके बाद देखिए आपने आज 10 क्वेश्चन कर लिया है कंप्लीट। ये 10 क्वेश्चन के बारे में आपने जाना। इसके अलावा जो भी GK GS था, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे वो सब मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब चलिए देखते हैं फटाफट कल का रिवीजन करते हैं, यानी कि फटाफट जो कल हमने पढ़ा उस 10 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बताइएगा फटाफट। तो जस्टिस अरुण मिश्रा को बनाया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य के गार्डों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें कमांडो प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम को मंजूरी दी गई। अब नेक्स्ट है, चलिए हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने किस संगठन के देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक में शामिल किया? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नैम ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अंडमान और निकोबार कमान के 16वें कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह द्वारा ये पदभार संभाला गया है, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह द्वारा। अब देखिए हाल ही में भारत ने लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट में भी भाग लिया। यह किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित किया गया? तो बताइएगा आप लोग। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें कि भारत ने भी भाग लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा किस जीव को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने की योजना बना रहा है? तो देखिए प्यारा सा छोटा सा जीव आपको दिख रहा होगा, तो ये है वाटर बियर। ये वाटर बियर है, राइट आंसर है इसका। फिर देखिए विश्व में से निम्न में से कौन एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले दृष्टिहीन व्यक्ति बन गए? तो एशिया के जो पहले दृष्टिहीन व्यक्ति हैं ये है झांग होंग। ये जो पहले व्यक्ति हैं ये है झांग होंग, और इसे ही पहले दृष्टिहीन व्यक्ति एशिया के बन गए हैं चढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट पर। फिर देखिए निम्न में से किस पुस्तक को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो 2021 में ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, और ये स्टार मार्क क्वेश्चन मैंने आपको ये भी बताया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया? तो ये हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को प्रदान किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। तो निम्न में से किसे भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर है TB नरेंद्रन को CII के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आज आपके टोटल कंप्लीट हो गए, आपने रिवीजन भी कर लिया, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा लगा होगा। तो आप रोज इसी तरह से हमारे साथ जुड़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, इसकी नोट्स बनाइए, यानी कि अगर लिखना चाहते हो तो लिखिए, क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर PDF से लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर आप PDF पढ़ेंगे, मैं इसीलिए PDF नहीं देती हूँ कि अगर आप PDF पढ़ेंगे तो एक बात है आप ध्यान में रखिए कि जब आपका एग्जाम आएगा तो उसमें आपको रिवीजन की ज़रूरत है। रिवीजन की तो आप कितना PDF खोजेंगे अपने फ़ोन में और उसे पढ़ेंगे, लेकिन यही चीज़ आप इसके छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि सिर्फ जैसे इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो कि आपके एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो विश्लेषण में बताई, तो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने टिक आउट किया, तो उनको क्या करना है कि उनको साइड कर देना, यानी उनको अवॉइड कैसे करेंगे? तो जब हम उसे लिखेंगे किसी कॉपी में, तो आप करंट अफेयर्स की कॉपी जरूर बनाइए, जिसमें कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसके साथ जो रिलेटेड GK GS इसमें बताया जाता है वो आप लिखिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक सही अप्रोच, सही रणनीति के साथ तैयारी कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और एक पेड़ तो जरूर लगाइएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद।